यदि देश के परमवीर विजेताओं के बारे में हम बात करें और राजस्थान के वीरों का नाम ना आए, ऐसा कभी हुआ है क्या? आज की इस कहानी में हम बात करेंगे मेजर सीएचएम पीरू सिंह शेखावत साहब के बारे में। पीरू सिंह शेखावत साहब का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के रामपुरा बेरी गांव में 20 मई 1918 को हुआ। उनके परिवार में वे सबसे छोटे भाई थे। वे अपने भाई बहनों में कुल 7 सदस्य थे, 3 भाई व 4 बहनें। उनका परिवार एक गरीब कृषक परिवार था जो खेती बाड़ी से अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। बचपन के अंदर जिस तरह हर एक विद्यार्थी को स्कूल भेजा जाता है, उसी प्रकार से मेजर सीएचएम पीरू सिंह शेखावत साहब को भी स्कूल भेजा गया। लेकिन वे एक स्वतंत्र प्रवृत्ति के विद्यार्थी थे, एक स्वतंत्र बालक थे। उन्हें उस स्कूल के उस छोटे से कमरे में बैठना एक बोरियत सी महसूस होती थी, उन्हें स्वतंत्रता नहीं महसूस होती थी। इसलिए काफी दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मेजर सीएचएम पीरू सिंह शेखावत साहब ने अपने हाथ में जो ली हुई स्लेट थी और जो एक छोटी सी कलम होती है जिसे बतरना कहते हैं, उन दोनों को उन गुरुजी के पास में रखा और वहां से चल दिए। उसके बाद में कभी भी उन्होंने मुड़कर स्कूल की तरफ नहीं देखा। जब वे घर गए तो पिताजी ने जब सारी बात बताई करी तो उन्होंने एक बार भी सोचा और उसके बाद में कहा कि यदि उसको यही मंजूर है तो फिर यही सही। तो धीरे धीरे मेजर सीएचएम पीरू सिंह शेखावत साहब ने अपने घर परिवार की सहायता करने के लिए खेतीबाड़ी में हाथ बढ़ाना शुरू किया पिताजी का। और साथ ही साथ उस समय देश में एक स्वतंत्रता का माहौल चल रहा था और राजस्थान के हर एक घर में जब भी आप बच्चे से पूछेंगे कि तेरे को बड़ा होकर क्या बनना है, तो उसका एक ही जवाब होगा, मुझे फौजी बनना है। और वही जोश जुनून उत्साह पीरू सिंह शेखावत साहब के मन में था। तो जहां पर भी वे सुनते कि सैन्य भर्ती की रैली है, वहां वो चले जाते। भले ही उनकी उम्र 16-17 साल थी, लेकिन वे वहां पहुंच जाते हैं। इस तरह करते करते किसी रैली में उन्हें मना किया गया, किसी रैली के अंदर उन्हें फिर से मना किया गया और ये चलता रहा। और बात है 20 मई 1936 की, जब उन्हें अपने जन्मदिन के दिन ही सेना में भर्ती कर लिया जाता है। उसके बाद में उन्हें पंजाब के झेलम के रेजिमेंट के अंदर भेजा जाता है, जहां पर उनकी 1 साल ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद में उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर उन्हें भेजा जाता है। और उसके बाद में वे जापान भी जाते हैं। और जब वे जापान जाते हैं तो जापान जाने के बाद में जब वापस देश में लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि देश का विभाजन हो चुका है और देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के नाम से अब जान रहे हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूं। और धीरे धीरे पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों को दिखाना शुरू कर दिया और जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। और कबाली जितने भी वे आक्रमणकारी थे उनके साथ में मिलकर उन्होंने अलग अलग हिस्सों पर हमला, लूटपाट, बलात्कार, हत्याएं, अत्याचार सभी मचाना शुरू कर दिया था। और भारतीय सेना को एक जिम्मा सौंपा जाता है, उसकी आज़ादी के लिए, जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए उन्हें सौंपा जाता है। और इसी तरह धीरे धीरे मेजर सीएचएम पीरू सिंह शेखावत साहब की भी वहां पर नियुक्ति कर दी जाती है। और ये बात है 1948 के जुलाई माह की, जब उस इलाके के अंदर कई दूसरे इलाके थे जिन्हें स्वतंत्र करना आवश्यक था, लेकिन वहां पर कई ऐसी ऊंची चोटियां थी जहां पर वे आक्रमणकारी अपना कब्जा जमाए हुए बैठे थे। और ये जरूरी था कि उन चोटियों को पहले उनसे मुक्त करवाया जाए, क्योंकि उसी रास्ते से होकर जब सेना गुजरेगी, आप एक बात सोचकर देखिए कि आपके सामने किसी बड़ी सी मंजिल एक इमारत पर, बहुमंजिला इमारत पर दुश्मन बैठा और नीचे रास्ते से आप गुजर रहे हैं, तो सोचिए क्या उसके ऊपर हमला करने के लिए आपको आसानी होगी या उसको आपके ऊपर हमला करने की आसानी होगी? तो आपका जवाब बेशक यही होगा कि उसी को ही आसानी होगी। तो यही स्थिति वहां पर थी। ऊंची चोटियों पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठा था और भारतीय सेना वहां पर नीचे मौजूद थी। तो इसलिए पहले उन्हें वहां से खदेड़ना बेहद जरूरी था। और इसी तरह अलग अलग इलाकों से खदेड़ने के लिए अलग अलग रेजिमेंट के अलग अलग सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियों को जिम्मा सौंपा जाता है। और इसी तरह 16 जुलाई 1948 को मेजर सीएचएम पीरू सिंह शेखावत साहब व उनकी साथी टीम को यह जिम्मा सौंपा जाता है कि दारापरी क्षेत्र के अंदर जहां पर वो दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठा है, उसको वहां से हटाना है, उन्हें वहां से खदेड़ना है और वो जो चोटी है उस चोटी को वहां से मुक्त कराना है। मेजर सीएचएम पीरू सिंह शेखावत साहब उस इलाके से पार करते करते उस 17 जुलाई 1948 को उस क्षेत्र के अंदर पहुंच जाते हैं और दिन भर वहां आराम करने के बाद में वे रात का समय दुश्मनों पर हमला करने के लिए चुनते हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि उस इलाके के अंदर वो जहां बैठे थे वहां सीधी खड़ी चढ़ाई थी और दिन के समय यदि आप जाते हैं तो दुश्मन की हर एक गोली सीधा आपके लिए मौत का आमंत्रण होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि रात के समय हम चढ़ाई करेंगे, दुश्मन पर हमला करेंगे और उस इलाके को मुक्त कराएंगे। इसी तरह
18 जुलाई 1948 को वो दिन आ ही गया जब मेजर CHM पीरू सिंह शेखावत साहब वो उनकी टीम उस दारापरी चोटी की ओर कूच करते हैं। वे अपने सभी साथी सैनिकों से बताते हैं कि किस प्रकार से कोई भी खांसेगा नहीं, कोई भी किसी प्रकार से आग नहीं जलाएगा, नहीं कोई बीड़ी जलाएगा, और हमें शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल चुपचाप तरीके से, कदमों की आहट तक बिना किए हमें ऊपर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना है। धीरे धीरे वे सब चढ़ना आरंभ करते हैं और क्योंकि वे काफी लंबा रास्ता तय करके वहां तक पहुंचे थे, तो इसलिए वो एक थकान भरी महसूस हो रही थी। लेकिन जब देश पर दुश्मन आ जाए और जब देश के सेवा की बात आए और देश रक्षा की बात आए, तो कोई भी सिपाही दर्द नहीं देखता है। उसे केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता है, उसे केवल अपना मकसद दिखाई देता है। और यही जोश, जुनून, उत्साह मेजर CHM पीरू सिंह शेखावत साहब ने अपने सभी सैनिकों के अंदर भर दिया था। वे धीरे धीरे खड़ी चढ़ाई की ओर चढ़ रहे थे और जैसे देखे तो रात एकदम बैंगनी प्रतीत हो रही थी। और जैसे ही मेजर पीरू सिंह CHM आगे बढ़ रहे थे, तभी उनका एक पांव एक पत्थर पर पड़ता है और पत्थर लुढ़क कर नीचे जाकर खाई में गिरता है, और जिसकी आवाज वे साफ सुन सकते थे कि यहां से कोई व्यक्ति यदि गिरता है तो उसकी क्या हालत हो पाएगी। शुरू में जब सेना को वहां पर अधिकार करने के लिए भेजा गया तो इससे पहले एक टोही टीम गई थी, और उसका काम ये होता है कि इलाके की जांच पड़ताल करना छिप के, कि वहां पर दुश्मन कहां बैठा है, उसकी क्या पोजीशन है, उसने क्या कुछ काम कर रखा है। तो उन्हें यह सूचना दी गई थी कि जब उन्होंने उस इलाके पर कब्जा किया था तो उन्होंने किसी प्रकार की कोई खदगे नहीं खोदी थी। खदक खोदने का ये जो काम होता है, ये इस प्रकार से किया जाता है कि आप अपने दूसरे जो दुश्मन होते हैं या फिर आपके जो सामने वाले सैनिक होते हैं, उन पर आप नजर रख सकते हैं और एक सी जगह बैठ सकते हैं जहां पर उनके हमले से आप बच सकते हैं। पेड़ों की झाड़ियों इस प्रकार से ऊपर पत्ते वगैरह लगा के एक छोटी सी जगह बनाई जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया गया था कि वो उन्होंने किसी प्रकार की पाकिस्तानी सैनिकों ने कोई खदक नहीं खोदी है, न ही उन कबाइलियों ने, और ये बिल्कुल भी गलत सूचना थी और इसी का खामियाजा भारतीय सेना को भुगतना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि ये वीरों की धरती है, रणधीरों की धरती है, इनके कदमों को कौन रोक सकता है। जैसे ही वे धीरे धीरे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां पर पहले से 5 खदकें खोदी जा चुकी थी और जहां पर 3 बंकर बने हुए थे। उस तौर से जैसे ही वे खदकों के नजदीक पहुंचते हैं तो दुश्मनों ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी थी, और एक संकरा रास्ता था जिससे आप इस तरफ जाएं तो पहाड़ और दूसरी तरफ खाई और सामने दुश्मन है और पीछे आप मुड़ नहीं सकते। इसी गोलीबारी के दौरान भारतीय सेना ने अपने कुल 51 जवानों को खो दिया था, और 52वां जवान जो था, जो हिंदुस्तान के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करने वाला था, मेजर CHM पीरू सिंह शेखावत साहब। उन गोलीबारी व हथगोलों और 3mm के मोटार्स के उन धमाकों के बीच से आप एक कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं कि मेजर CHM पीरू सिंह शेखावत साहब बच गए थे। लेकिन उनके छर्रों से उनका शरीर, उनके जो कपड़े थे वे जलनी छलनी हो गए थे, और कई जगह छर्रे लगने की वजह से शरीर से खून भी रिस रहा था। लेकिन उन्होंने जब देखा तो उन्हें पता चला कि उन 3 बंकरों से मशीन गने आग उगल रही है और इनकी आग को शांत करना बेहद जरूरी है। यदि उसे शांत नहीं किया गया था तो इस इलाके पर वे कभी भी कब्जा नहीं पा सकते हैं और इनकी यहां पर निश्चित ही हार है। लेकिन कहते हैं ना जी, हिंदुस्तानी वीर कभी हार नहीं मानते हैं, चाहे मौत भी सामने खड़ी हो तो उसे भी कहते हैं कि जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं होगा, यदि तू भी सामने आएगी, मौत तुझे भी मैं मार दूंगा। और यही कसम पीरू सिंह शेखावत साहब ने जय महाराणा प्रताप की बोलकर, जय राजा रामचंद्र की बोलकर वो आगे बढ़ती है और वो अपनी स्टैंड गन से गोलियां दागते और 2-3 सिपाहियों को वहीं पे ढेर कर देते हैं। और वे जैसे ही वो जो बंकर था उस बंकर के अंदर एंटर करते हैं, और जिसे पहले एक जो कमांडो ड्रैगर, जो बंदूक के आगे एक चक्कू लगता है, जो लेते हैं हाथ में, और लेने के बाद में उन दुश्मन सिपाहियों को दोनों को वहीं पर मौत के ढेर सुला देते हैं। और सुलाने के बाद में काफी कुछ खून उनके भी बह रहा था, वे आंखों से खून को पहुंचते हैं और उस बंकर से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद में वे देखते हैं कि अभी भी 2 बंकर बचे हुए हैं। वे धीरे से उस बंकर की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी उस तरफ से एक पाकिस्तानी सिपाही हथगोला उछालता है और वो सीधा आकर मेजर पीरू सिंह शेखावत साहब के पास में फटता है, और जिसके छर्रे जो थे वो काफी कुछ उनको लगते हैं। थोड़ी के आसपास से खून टपक रहा था और उन खून की बूंदें धीरे धीरे रिसकर गर्दन के पास में शर्ट की कॉलर से होते हुए सीने की तरफ जा रही थी। लेकिन वो बिना किसी परवाह किए, उन्हें दर्द हो ही नहीं रहा था, वो वीर दर्द भूल चुका था देश सेवा के आगे।
वे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में वे धीरे से एक और अपने हाथ से हथगोले उछालते हैं और अपनी स्टैन गन से फिर से फायर करते हैं और अपनी जो संगीन होती है, जिसे कमांडो ड्रैगर और संगीन दोनों कहते हैं, उससे दुश्मन को मौत के घाट सुला देते हैं। अभी तक काफी कुछ खून मेजर सीएचएम पीरू सिंह शेखावत साहब का बह चुका था। शरीर धीरे धीरे शिथिल सा होने लगा था, दर्द से एक अलग सी कराहना हो रही थी, लेकिन उस वीर को कोई परवाह नहीं थी। वे उनको ढेर करने के बाद में उन्हें आभास होता कि अभी भी एक बंकर बचा है और उसको नेस्ते नाबूद करना बेहद जरूरी है। मेजर सीएचएम पीरू सिंह शेखावत साहब धीरे से उस बंकर की ओर आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वे बढ़ते हैं तभी अचानक से एक दुश्मन की गोली आती है और सीधे आकर माथे में लग जाती है। एक बार के लिए पूरे शरीर में एक सन्नाटा सा छा जाता है। उन्हें एक व्याकुलता सी महसूस होने लगी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अगले ही पल उन्हें समझ में आ चुका था कि उन्हें क्या करना है और वे काफी ज्यादा देर तक अभी जिंदा नहीं रहने वाले। उन्हें मौत सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन कहते हैं ना, मिशन पूरा होने से पहले मौत तू भी आई तो तुझे भी मार दूंगा, यही कसम उन्होंने खाई थी। और वे अपने हाथ से शिथिल हुए पैरों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पांव आगे वे पट रहे थे, लेकिन वे पांव आ रहा था पीछे। फिर भी अपने उस पांव से वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शरीर बिल्कुल ना दे चुका था। तभी वे अपने हाथ में एक हथगोला उठाते हैं, हैंड ग्रेनेड उठाते हैं और उसकी पिन निकालते हैं। और पिन निकालने के बाद में जितनी शरीर के अंदर अंतिम ताकत बची थी, उस ताकत से उस हथगोले को दुश्मन की तरफ उछालते हैं और सीधा जाकर वो दुश्मन के उस बंकर की ओर बढ़ रहा था। मेजर सीएचएम पीरू सिंह शेखावत साहब की दर्द के कारण और उन छर्रों और उन गोलियों के कारण आंखें बंद होने लगी थी, लेकिन फिर भी वे आंख को उस देर तक खुली रखना चाहते थे। वे आखिर में देखना चाहते थे उस हथगोले से बर्बाद होते हुए उन दुश्मन के बंकरों को। और वो सीधा हथगोला निशाने पर जाकर लगता है और अंतिम बंकर भी वहां नेस्ते नाबूद हो जाता है। जिस लक्ष्य के लिए मेजर सीएचएम पीरू सिंह शेखावत साहब आए थे, वो अंतिम सांस में उन्होंने पूरा कर दिखाया। और इसी बहादुरी, इसी वीरता के बदौलत 6 राजपुताना राइफल्स की उस बटालियन को बैटल ऑफ ऑनर तारा परी के नवाजा जाता है और साथ ही साथ मेजर सीएचएम पीरू सिंह शेखावत साहब को परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। और इसी कड़ी में उनके एक साथी और थे जिन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था। उनका नाम था हवलदार धौंकल सिंह नाम था। इनकी कहानी भी हम जानेंगे, क्या है क्या नहीं। इसी कड़ी के अंदर परमवीर श्रृंखला की कहानियां निरंतर जारी रहेगी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।